सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं नीरजा हेमेंद्र जी द्वारा रचित कहानी अमलतास के फूल। मैं ठीक समय पर बैंक में पहुंचकर अपने कार्य में व्यस्त हो गई। व्यस्तता तो थी, किंतु हृदय आज कुछ विचलित और अशांत सा भी हो रहा है। मैं ये तो नहीं कह सकती कि न जाने क्यों। आज हृदय के विचलित होने का जो कारण है उसे मैं समझ भी रही हूँ। प्रतिदिन की भांति आज भी प्रसन्न मन से मैं कार्यालय आई थी। बैंक आकर जब कुछ सहकर्मियों ने मुझे मेरे जन्मदिन की बधाई दी, तब मुझे स्मरण हुआ कि आज मेरा जन्म दिवस है। जीवन की आपाधापी में मैं आज का दिन विस्मृत कर बैठी थी। कार्यालय में एक दो परिचितों का भी फोन आया था। तब से ही हृदय अशांत सा है, विचलित सा है। जन्म दिवस का स्मरण भी भला हृदय के विचलित होने का कारण हो सकता है? मैं दिन भर यही सोचती रही। बैंक से घर आकर पर्स और लंच बॉक्स डाइनिंग मेज पर रखकर अंजलि से चाय बनाने के लिए कहकर मैं सीधे बाथरूम में चली गई। मेरी छोटी बहन अंजलि, जो कि एक महिला कॉलेज में लाइब्रेरियन के पद पर कार्यरत है, वह मुझसे पहले ही घर आ जाती है। उसका कॉलेज बंद होने का समय मेरे बैंक बंद होने से पहले है, अतः वह मुझसे पहले घर में उपस्थित रहती है। अंजलि के घर में रहने से मुझे बड़ी राहत मिलती है। एक तो घर खुला मिलता है, और घर खुला मिले तो घर में ताजी हवा और रोशनी रहती है। अन्यथा बंद घर खोलने पर कुछ समय तक कमरे का वातावरण दम घोंटू सा रहता है। यूं भी बंद घर खोलकर प्रवेश करने में मुझे न जाने क्यों अकेलेपन की अनुभूति बढ़ जाती है। अंजलि के पहले से घर में मौजूद रहने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। वॉश बेसिन के शीशे में स्वयं को देखते हुए मैं सोचने लगी कि घर से बैंक और बैंक से घर की दिनचर्या में समय कब इतना आगे बढ़ गया। मुझे आभास तक न हुआ कि मैं उम्र की 53 सीढ़ियां पार कर चुकी हूँ। उफ, 53 वर्ष! यह तो समय की एक बड़ी अवधि है। मैंने दर्पण में स्वयं को देखा जैसे प्रथम बार देख रही हूँ स्वयं को। काले सफेद उलझे बाल, आंखों के चारों तरफ स्याह घेरे, नाक पर चश्मे का भूरा निशान, निस्तेज चेहरा। क्या ये मैं ही हूँ? अब से पूर्व तो मैं ऐसी नहीं थी, या कि स्वयं को इससे पूर्व ध्यान से देखा ही नहीं, या उस दृष्टि से देखने की आवश्यकता ही ना पड़ी हो जैसे आज देख रही हूँ। सत्य यही है कि आज की दृष्टि से स्वयं को इससे पूर्व मैंने कभी नहीं देखा था। समय की इतनी बड़ी अवधि पार कर गई हूँ। इस अवधि में जीवन में क्या पाया? मैं सोचने लगी। हाथ मुंह तो कब का मैं धो चुकी थी, किंतु आज दर्पण के समक्ष खड़े होकर स्वयं से बातें करने का मन हो रहा था। आखिर क्या पाया मैंने इस लंबी अवधि में? क्यों मैं उम्र के इस पड़ाव पर किसी अनजाने भय से बच्चों की भांति भयभीत रहने लगी हूँ? पहले तो मैं ऐसी नहीं थी। पहले क्या था मेरे पास और आज क्या नहीं है? मेरे हृदय में अनेक प्रश्न, अनेक आशंकाएं व्याप्त होती जा रही हैं। दीदी, चाय ठंडी हो रही है। बाथरूम में कुछ ज्यादा समय लगता देखकर अंजलि ने आवाज लगा दी है। विचारों पर विराम देते हुए मैं शीघ्रता से बाथरूम से बाहर आ गई। मेरी चाय अंजलि ने कमरे के कोने में रखी डाइनिंग टेबल पर रख दी है, और अब वह अपनी चाय लेकर टीवी के सामने बैठकर बड़े ही मनोयोग से अपनी पसंद का सीरियल देखते हुए पी रही है। अंजलि को इस प्रकार आनंद के साथ चाय पीते हुए देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं डाइनिंग टेबल पर बैठकर चुपचाप चाय पीने लगती हूँ तथा अंजलि को देखने लगती हूँ। घर के अधिकांशतः कार्य प्रतिदिन ऐसे ही संवादहीनता के बिना होते हैं, यंत्रवत। मेरी चाय खत्म हो चुकी है, किंतु विचारों का प्रवाह है कि थम ही नहीं रहा है। इस घर में मैं और अंजलि ही तो रहते हैं। मेरे 3 अन्य भाई भी हैं जो इसी मकान के 3 अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। मेरे साथ मेरे भाई नहीं रहते, या यूं कहें कि मैं भाइयों के साथ नहीं रहती। मैं और अंजलि इस बड़े से मकान के सबसे किनारे वाले छोटे हिस्से में एक साथ रहती हैं। अंजलि और मेरी उम्र में 10 वर्ष का अंतर है।
चारों भाई मुझसे छोटे हैं। अंजलि हम सबसे छोटी है। मुझे याद आते हैं बचपन के दिन। मैं और अंजलि एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, घर से एक साथ निकलते थे। अंजलि प्राइमरी कक्षाओं की ओर मुड़ जाती और मैं इंटरमीडिएट की। स्कूल छूटने पर हम एक साथ घर आ जाते थे। प्रारंभ से ही अंजलि भावनात्मक रूप से मुझसे जुड़ती चली गई थी। स्कूल में कोई समस्या होती तो वह सीधे मेरे पास आती। घर में किसी अन्य से अपनी कोई समस्या नहीं कहती, न माँ पिताजी से न भाइयों से। मुझे अब तक स्मरण है कॉलेज के प्रारंभ के वे दिन जब अंजलि मेरे साथ मेरी ही कक्षा में बैठना चाहती थी। बड़े यत्न से मैं उसे समझाकर उसकी कक्षा में पहुंचाकर आती थी। जब वह कुछ बड़ी होने लगी तो वह घर में सबसे अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहती कि मैं भी बड़ी होकर अनामिका दीदी की तरह बनूंगी, बड़ी कक्षा में पढ़ूंगी, प्रथम आऊंगी। उसकी बातें सुनकर मैं मुस्कुरा पड़ती। आज भी मैं मुस्कुरा पड़ती हूँ, हृदय में उठती हुई एक गहरी टीस के साथ कि अंजलि का भाग्य मेरे भाग्य से कितना मिलता जुलता है। वह कुछ कुछ मेरे जैसा ही भाग्य लेकर आई है। बचपन की बाल सुलभ बातों में सत्य छुपा था कदाचित। अपनी शिक्षा पूरी करके मैं नौकरी की तैयारियों में व्यस्त हो गई थी कि एक दिन अकस्मात पिताजी के शरीर के दाहिने अंग ने काम करना बंद कर दिया। वह चलने फिरने में असमर्थ हो गए। माँ पर घर के कार्यों के अतिरिक्त पिताजी की देखभाल का उत्तरदायित्व भी आ गया था। वह घर में ही व्यस्त होती चली गई और पिताजी सामाजिक रूप से निष्क्रिय। लोगों के मुंह से मैंने सुना कि मैं विवाह योग्य हो गई हूँ। लोग कहते रहे और समय मेरी उम्र को लेकर आगे बढ़ता रहा। इस बीच मुझे बैंक में नौकरी मिल गई। पिताजी की दिनचर्या या यूं कहें कि पूरा जीवन व्हीलचेयर तक सिमट गया था। देखते देखते मेरे चारों भाई भी शिक्षा पूरी कर नौकरियों पर लग गए। हम सबको आत्मनिर्भर होते देखकर पिताजी के चेहरे पर आत्मसंतुष्टि के भाव छलक पड़ते। मैं घर में सबसे बड़ी थी। घर में सबसे बड़ी होने के कारण प्रारंभ से ही आने जाने वाले परिचितों, रिश्तेदारों की दृष्टि में आकर्षण का केंद्र भी मैं थी। अब तो एक अच्छी खासी नौकरी में भी मैं थी। अतः मेरा सामाजिक दायरा बढ़ता जा रहा था। शादी, पर्वों या अन्य किसी बुलावे पर माँ पिताजी मुझे ही भेजते, अंजलि मेरे साथ होती। सभी मुझे अपने घर बुलाते, किंतु मैंने किसी भी परिचित को अपने लिए विवाह का प्रस्ताव लाते नहीं सुना, जबकि सभी मेरे व्यवहार, कुशलता और हंसमुख स्वभाव के प्रशंसक थे और उनके घरों में विवाह योग्य लड़के भी थे। इसका कारण मैं अपनी साधारण शक्ल सूरत को समझती थी। लंबा कद, छरहरी काया और गेहुआ रंग होने के पश्चात भी मुझे लगता था कि मेरा चेहरा आकर्षक नहीं है या था। शनै शनै मेरे चारों भाइयों का विवाह हो गया। मेरे चेहरे पर समय ने लकीरें खींचनी प्रारंभ कर दी थी। ऋतुएं आती जाती, उनके साथ मौसम भी परिवर्तित हो जाते। कभी गर्म तपिश भरे दिन तो कभी बर्फीली ठंड लिए हुए शीत ऋतु। प्रारंभ से ही मुझे मेरे घर के सामने का अमलतास का वृक्ष आकर्षित करता। तीव्र गर्मियों में जब हरियाली सूखने लगती, सृष्टि बियावान उजाड़ सी दिखाई देती, तब यह अमलतास का वृक्ष पीले फूलों से भर जाता। सृष्टि में फैले सूनेपन को अपने आकर्षक पुष्पों से भर देता। उसकी इसी विशेषता के कारण मैं गर्मियों में बालकनी में खड़ी देर तक इस वृक्ष के सौंदर्य को निहारा करती थी। विवाह की मेरी उम्र निकल चुकी थी, किंतु अंजलि विवाह की उम्र को छूने लगी थी। उसकी शिक्षा पूरी हो चुकी थी। 1 वर्ष घर में रहने के पश्चात अकेलेपन से ऊब कर उसने अपने लिए नौकरी तलाशनी प्रारंभ कर दी थी। स्वयं के प्रयत्नों से उसने अपने लिए एक बालिका डिग्री कॉलेज में लाइब्रेरियन की नौकरी प्राप्त कर ली। उसके दिन कॉलेज में और रातें घर में कटने लगी। घर में आने जाने वाले रिश्तेदारों से बेटियों के लिए रिश्ते बताने के लिए कहते कहते पिताजी एक दिन इस दुनिया से चले गए। पिताजी के निधन के पश्चात माँ अस्वस्थ रहने लगी। भाइयों के अपने अपने घर संसार में व्यस्त हो जाने के कारण वे मुझे ही अंजलि के लिए कोई योग्य वर तलाशने को कहती। मैं जैसे ही बैंक से घर आती, उनकी कातर दृष्टि मेरी तरफ उठ जाती।
मानो मैं कोई चमत्कार कर अंजलि के लिए योग्य वर ला करके उनके समक्ष खड़ा कर सकती हूँ। मैंने यह चमत्कार किया। इसी शहर के एक अच्छे लड़के से अंजलि का विवाह तय कर दिया। लड़के वालों की इच्छा अनुसार विवाह कोर्ट में हुआ। मैं भी कोर्ट में विवाह के लिए सहमत थी। आर्थिक विवशताएं इधर भी थी, अतः दोनों पक्ष कोर्ट विवाह हेतु सहमत थे। घर गृहस्थी के सभी साजो सामान, गहने, बर्तन, जेवर के साथ हमने अंजलि को विदा किया। अंजलि के ससुराल स्थानीय थी, अतः जब भी मिलने का मन होता अंजलि हमसे मिलने आ जाती, कभी बताकर तो कभी बिना बताए। अंजलि के विवाह के कुछ माह पश्चात एक दिन माँ भी चल बसी। अंजलि का विवाह देखने की ही उनकी इच्छा शेष रही होगी। विवाह होते ही जीवन से उनका मोह छूट गया। माँ के चले जाने के पश्चात मेरे जीवन में अकेलेपन का घनत्व बढ़ता गया। स्मृतियों के विस्तृत पथ कुछ कदम ही मैं आगे बढ़ पाई हूँ कि रसोई में कुछ खटकने की आवाज़ आई। अंजलि टीवी बंद कर रसोई में जा चुकी थी। वह रात का भोजन बनाने की तैयारी कर रही होगी। मेरी चाय कब की खत्म हो चुकी थी, किंतु स्मृतियां हैं कि समाप्ति नहीं होती। किसी मैदान में बारिश के पश्चात स्वतः उगाई घास और असंख्य बिरवों से स्मृतियां मानस पटल पर विस्तृत हो जाती हैं। रसोई से आती खटपट की ध्वनियां मेरी एकाग्रता को बाधित कर रही थी। मैं कमरे से निकलकर बाहर बालकनी में खड़ी हो गई। स्मृतियां मेरे समक्ष आती जा रही थी, जैसे यह अभी कल की ही बात हो। ऋतुएं बदल रही थी। शनय शनय वसंत ऋतु विदा ले रही थी। दबे पांव ग्रीष्म ऋतु पूरी सृष्टि पर अपने पैर पसार रही थी। मेरे घर के सामने अमलतास का वृक्ष कलियों से परिपूर्ण होने लगा था। वृक्ष के पत्ते पीले होकर भूमि पर गिरने लगे थे। बस कुछ ही दिनों में पूरा वृक्ष फूलों से भर जाएगा। वृक्षों पर पुरातन पीले पत्ते कहीं नजर नहीं आएंगे। धूल भरी गर्म हवाओं में बियावान सृष्टि पर सौंदर्य एवं जीवंतता का सृजन करते ये अमलतास के फूल। स्मृतियां मेरे समक्ष आती जा रही थी, जैसे अभी कल की ही बात हो। स्थानीय विवाह की कुछ अच्छाइयां होती हैं तो कुछ समस्याएं भी होती हैं। अंजलि अपनी ससुराल में सामंजस्य कर सबसे घुल मिलकर रहने का प्रयत्न कर रही थी। नई जगह पर जाकर अचानक सब कुछ तो अच्छा नहीं हो जाता। नए रिश्तों को बनाने और विकसित करने में समय और प्रयत्न दोनों लगता है। स्थानीय होने के कारण अंजलि अपने पति के साथ बहुधा आ जाया करती थी। न जाने कब मेरे किस रिश्तेदार ने उसके पति के कान में अंजलि के चरित्र को लेकर उल्टी सीधी बातें भर दी और वह उन्हें सच मान बैठा। अंजलि देखने में आकर्षक है। मैंने महिलाओं से सुना है कि वैवाहिक जीवन में सौंदर्य और शक बहुधा साथ साथ चलने लगते हैं। अंजलि के साथ भी यही हुआ। बढ़ते बढ़ते बात इतनी बढ़ गई कि अंजलि मेरे पास आकर रहने लगी। माँ पिताजी के ना रहने पर इस संसार में मात्र मैं ही उसका संबल थी। मेरे पास रहते हुए अंजलि के चेहरे पर शांति और सुकून के जो भाव आने लगे, उनसे मुझे यह अनुमान लगाने में देर ना लगी कि अंजलि अपने इस वैवाहिक जीवन से कितनी त्रस्त थी। जो हुआ उसे विस्मृत तो नहीं किया जा सकता था, किंतु हमें समय के साथ आगे बढ़ना ही होता है। कॉलेज के बाद शाम के शेष कुछ समय अंजलि आसपास के निर्धन बच्चों को पढ़ाने का कार्य करती है। उसका सपना निर्धन बच्चियों को इस प्रकार की शिक्षा देने का है कि वे न सिर्फ विकसित समाज के साथ चल सकें, बल्कि समाज के विकास में अपना योगदान भी दे सकें। अंजलि की यह सोच मुझ में भी उत्साह का संचार करती है। उसके टूटे वैवाहिक जीवन को लेकर कोई प्रश्न न कर बैठे, इस असहज स्थिति से बचने के लिए अंजलि ने कहीं भी आना जाना कम कर दिया है। अवकाश के दिनों में मैं कहीं किसी रिश्तेदार के घर या बैंक के सहकर्मी के घर मिलने चली भी जाती, किंतु अंजलि कहीं भी नहीं जाती। घर से कॉलेज और कॉलेज से घर, शेष समय कुछ निर्धन बच्चों की शिक्षा, बस यही अंजलि की दिनचर्या रह गई है। 8 वर्ष हो गए भाइयों से बंटवारे के पश्चात मिले घर के इस हिस्से को ठीक कराकर मैं और अंजलि इसमें रह रहे हैं। जो हुआ उसे विस्मृत तो नहीं किया जा सकता,
किंतु न चाहते हुए भी उन चीज़ों पर विस्मृति का आवरण चढ़ाकर हमें समय के साथ आगे बढ़ना ही होता है। मैं स्मृतियों के जंगल में गुम हो गई थी। टीवी के स्वर बालकनी तक आ रहे थे। कदाचित अंजलि रसोई में काम समाप्त कर ड्राइंग रूम में आकर टीवी देख रही होगी। मैं भी बालकनी से ड्राइंग रूम में आ गई। अंजलि टीवी खोलकर माथे पर छलक आई पसीने की बूंदों को पोंछ रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराते हुए उसने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ एक दृष्टि डाली। कदाचित यह समय उसके पसंदीदा धारावाहिक का था। वह सोफे पर बैठकर रिमोट से चैनल बदलकर आराम से टीवी देखने लगी। टीवी देखने में मेरी विशेष रुचि न थी, किंतु मैंने अनुमान लगाया कि जो धारावाहिक अंजलि देख रही थी वह प्रेम कथा पर आधारित कोई धारावाहिक था जिसे अंजलि बड़े ही मनोयोग से देख रही थी। उसके चेहरे पर विस्तृत होती मुस्कुराहट से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह नायक नायिका के प्रेम लोक में स्वयं को स्थापित करती जा रही है। किसी युवती की भांति लज्जा और लालिमा के भाव उसके चेहरे पर दृष्टिगोचर हो रहे थे। मैं अंजलि को टीवी देखने में व्यस्त देखकर खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो चुका था। पूरी सृष्टि में अजीब सा वीरानापन और सन्नाटा पसरा हुआ था। पतझड़ की शुष्क हवाओं के झोंकों से वृक्षों से पीले पत्ते भूमि पर गिरकर इधर उधर बेतरतीब पड़े थे। मेरा हृदय आज मेरे 53वें जन्मदिन पर इतना विचलित क्यों हो रहा है? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सृष्टि पर पसरा वीरानापन और सन्नाटा मेरे हृदय में समाता जा रहा है। एक भय सा क्यों मेरे भीतर समाता जा रहा है कि मेरे ना रहने पर अंजलि कैसे अकेली रहेगी। सभी भाइयों का विवाह हो चुका है। अब तो उन सब के बच्चे भी विवाह योग्य हो चुके हैं। उन सब की अपनी विवशताएं और व्यस्तताएं हैं। पास रहकर भी दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि वह हमारे पास नहीं आ पाते। मैं और अंजलि ही बहुधा उनके पास चले जाते हैं मिलने। यहाँ तक कि पर्व व प्रसन्नता के अवसर भी हमें अकेले मनाने पड़ते हैं। यदि हम पहल करके उनके पास न जाएं तो। मैंने पलटकर अंजलि की तरफ देखा। वह निश्चिंत भाव से टीवी देख रही थी। उसके चेहरे पर वही चिर परिचित प्रसन्नता के भाव विद्यमान थे। अंजलि को इस प्रकार प्रसन्न देखकर मुझे आत्मसंतुष्टि की अनुभूति हुई। मैंने खिड़की के बाहर देखा। आकाश से उतरकर सांझ शनै शनै पूरी सृष्टि पर फैलती जा रही थी। दिन भर चलने वाली गर्म हवाएं शीतल पूर्वा के झोंकों में परिवर्तित हो रही थीं। वृक्षों पर पतझड़ अपना प्रभाव छोड़ चुका था। अधिकांश वृक्ष पत्र विहीन हो चुके थे। इन विपरीत परिस्थितियों में अमलतास के वृक्ष पुष्पों से भर गए थे। हरे पत्तों के मध्य बहुतायत में खिल उठे अमलतास के पीले गुच्छे कितने मनमोहक लग रहे थे। अमलतास के इन पुष्पों को देखकर सहसा मुझे सुखद अनुभूति होने लगी। अभी तक एक अनजानी आशंका से मेरा हृदय सदैव आशंकित रहता था कि मेरे न रहने पर अंजलि कैसे अकेली रहेगी। बड़ी बहन के संबल की छत्र छाया अभी उसके सिर पर है। इस छत्र छाया में वह बेफिक्र होकर रहती है। प्रकृति की भांति जीवन में भी पतझड़ आता है। मेरा यह सोचना कि अकेलेपन के पतझड़ वाले दिन अंजलि कैसे व्यतीत करेगी व्यर्थ है। पतझड़ में खिल उठे अमलतास के इन पुष्पों ने मेरा मार्गदर्शन किया है। अकेलेपन के पतझड़ में अंजलि के जीवन में भी अवश्य खिल उठेंगे अमलतास के पुष्प। प्रकृति का यही नियम है। वंचित बच्चों को शिक्षित करना अंजलि का ध्येय भी है। मेरी अंतरित आत्मा ने मुझे धीरे से कहा, चलो अनामिका, घर में चलो। खिड़की से ताजी हवा आने दो। प्रकृति ने सबके हिस्से की खुशियां सबको दी हैं, तुम्हें भी, अंजलि को भी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।